जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग जो जानेंगे वो हम लोग जानेंगे चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के बारे में। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं शक का भारत में आगमन, यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में जो शक भारत आए थे उनको किस तरह से विक्रमादित्य ने भारत से खदेड़ा, विक्रमादित्य द्वारा भारत से शक को खदेड़ना, किस तरह से उसका इलाज किया, किस तरह से उसको भारत से भागना पड़ा, इन तमाम चीजों के बारे में इस वीडियो में समझेंगे। साथ ही साथ भारत में विक्रम संवत की शुरुआत हुई, यानी विक्रमादित्य जब इनको खदेड़ा उसके बाद भारत में विक्रम संवत की शुरुआत हुई, तथा इससे पहले का संवत, यानी भारत में जब विक्रम संवत चालू हुआ तो इससे पहले भारत में कौन सा संवत था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहली बात आप लोग ये जान लीजिए, ये विक्रम संवत बोले या विक्रम पंचांग बोले या फिर हिंदू पंचांग बोले, ये सब विक्रम संवत से ही पता चलता है। आज का जितना भी पूजा पाठ होता है, जो भी पर्व त्योहार होता है, शुभ अशुभ मुहूर्त होता है, वो सारे के सारे तय किया जाता है विक्रम संवत के अनुसार। इस विक्रम संवत का अनुपालन कैसे किया जाएगा इसको जानेंगे। साथ ही साथ विक्रम संवत में जो विक्रम संवत का दिन, माह, साल कैसे इसको समझेंगे, इसमें शुक्ल पक्ष क्या होता है, कृष्ण पक्ष क्या होता है, पूर्णिमा क्या होता है, इन तमाम चीजों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, विक्रम संवत का दिनांक, जैसे हम लोग का यहाँ 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी ऐसा होता है, विक्रम संवत के अनुसार दिनांक जो है 1, 2, 3, 4 इस तरह से नहीं चलता है, इसमें प्रतिपदा से शुरू होता है। उसको हम लोग समझेंगे इसी वीडियो में ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में। साथ ही साथ विक्रम संवत और ग्रेगोरियन कैलेंडर में अंतर क्या है, इसमें समझेंगे। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। वह भारत में इसकी शुरुआत, यानी ये जो भारत में शक संवत जो अभी लागू है वो कब से इनकी शुरुआत हुई थी, भारत में राष्ट्र पंचांग के रूप में विक्रम संवत को क्यों नहीं अपनाया गया, इसके जगह में शक संवत को क्यों अपनाया गया, और साथ ही साथ भारत में अभी प्रचलित है ग्रेगोरियन कैलेंडर का हिसाब किताब। आखिर ये पश्चिमी देशों से शुरू हुआ कैलेंडर भारत में क्यों हावी हो गया, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। आज के युवा विक्रम संवत के बारे में ना के बराबर जानते हैं, तो मेरा इस वीडियो में मेन मकसद रहेगा विक्रम संवत के बारे में सबको बताना। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले देखते हैं शक का भारत में आगमन। तो देखिए, ये अपना भारत, प्यारा भारत, और यहाँ तक शक पहुंचा कैसे, शक थे कहाँ, उसको पहले जानते हैं। देखिए, ये है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के बगल में, इसी के बगल में एक जनजाति रहा करता था। इस जनजाति का नाम था सिथिन जनजाति। इस सिथिन जनजाति पर आक्रमण कर दिया यूची कबीले के लोगों ने। यूची कबीले के लोगों ने इन पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद ये लोग यहाँ से पहुंच गए डायरेक्ट बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है, ये वर्तमान में अगर यदि देखा जाए तो ये ईरान है, ये ईरान का कुछ अंश, अफगानिस्तान का कुछ अंश, और अभी ये कजाकिस्तान कई टुकड़ों में बंट चुका है। तो इस जगह का जो ये भाग है ये आपका कहलाता है तुर्कमेनिस्तान। तो यानी कहने का मतलब हुआ, ये बैक्टीरिया जो था ये ईरान का कुछ भाग, तुर्कमेनिस्तान का कुछ भाग और अफगानिस्तान का कुछ भाग था। यहाँ पर पहले से ईरानी और यूनानी, ये दोनों का शासन व्यवस्था स्थापित था। ये दोनों यहाँ राज कर रहा था, और इसके राज के बीच में दखल देने यहाँ से आ गया ये लोग, जिसका नाम था सिथिन जनजाति। यहाँ पर आया तो यहाँ इसका दाल गलना संभव नहीं हुआ, और यहाँ से ये लात जूता खा करके यहाँ से उड़ान कसा और ये डायरेक्ट यहाँ से पहुंच गया पार्थिया।
अब पार्थिया पहुंचने के बाद यही वो पार्थिया है जहां से ये सिथिन जनजाति कई टुकड़ों में बंटकर भारत में आगमन किया। यही ये जो टुकड़े में बटे, इन्हीं टुकड़ों को यहां से ये अपना नाम बदल करके शक दे दिया। तो कहने का मतलब हुआ कि ये सिथिन जनजाति ही शक है। और जब यहाँ पर ये पहुंचा तो यहाँ से इन्होंने 5 टुकड़ों में विभाजित होकर के अलग अलग जगहों पर आगमन किया। देखिए, एक टुकड़ी तो चला गया अफगानिस्तान, और इधर जो शेष बचा देखिए, एक चला गया तक्षशिला, एक चला गया मथुरा, एक चला गया उज्जैन और एक चला गया नासिक। अलग अलग जगहों पर चला गया। अब ये तक्षशिला तो आप तो जानते ही हैं, ये हमारा पड़ोसी लतकुच्चा देश पाकिस्तान वर्तमान में यहाँ पर पड़ता है तक्षशिला। तो यहाँ चले गया, कुछ मथुरा चले गया और फिर कुछ उज्जैन और कुछ नासिक। तो ये जो ऊपर रहा इसको कहा जाता है उत्तरी छत्रपद और नीचे वाला को दक्षिणी छत्रपद। इसमें सबसे ज्यादा मेन बिंदु है ये उज्जैन। उज्जैन को ही मालवा कहा जाता है और इसी उज्जैन में हमारे प्रतापी राजा विक्रमादित्य का शासन व्यवस्था था। जब यहाँ पर शक आक्रमण किया तो इनको उन्होंने किस तरह से खदेड़ा और खदेड़ करके भारत में एक नया संवत की स्थापना की, जिनका नाम था विक्रम संवत, जिसको आज भी लोग पालन करते हैं। अफसोस की बात यह है कि वो आज भी भारत का राष्ट्रीय संवत नहीं है। जानते हैं हम लोग आगे, आइए समझते हैं हम लोग उज्जैन के शासन व्यवस्था के विषय में। तो उज्जैन में जब शक का आक्रमण हुआ तो तभी विक्रमादित्य शासन व्यवस्था में नहीं थे, उनका भाई था। उनका भाई का नाम था राजा भर्तृहरि। ये जो भर्तृहरि था, इन्होंने शक का सामना सही ढंग से नहीं कर पाया और ये बार बार परेशान हो जाते थे। इस वजह से ये परेशान होकर के संन्यास जीवन को धारण कर लिया और वो अपना राज्य का टोटल विधि व्यवस्था अपने छोटे भाई विक्रमादित्य के हाथों सौंप दिया। कई इतिहासकार का ऐसा भी मानना है कि राजा भर्तृहरि का पत्नी इसको धोखा दिया, इसी वजह से यह जो है अपने राजपद से इस्तीफा दे दिया और अपने भाई को राजा बना दिया और ये स्वयं सन्यासी जीवन धारण कर लिया। खैर आगे समझते हैं। देखिए, तो जब राजा भर्तृहरि शक का सामना नहीं कर पाए तो इन्होंने अपना राज व्यवस्था अपने छोटे भाई के हाथों में दे दिया, विक्रमादित्य के हाथों में दे दिया। अब देखिए, चूंकि भारत में शक जो है कई टुकड़ी में आया था और कई टुकड़ी में आकर के वो अलग अलग भारत में शासन कर रहा था, तो विक्रमादित्य के हाथ में जब से शासन व्यवस्था आया, उन्होंने अपने काम करने के तरीके को बिल्कुल बदल दिया। आइए समझते हैं। देखिए क्या कहता है विक्रमादित्य, जिसको इतिहास में कई नामों से जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का ही नाम है। आगे समझते हैं। विक्रमादित्य गुप्त वंश के प्रतापी राजाओं में से एक था। गुप्त वंश में कई प्रतापी राजा हुए, समुद्रगुप्त वगैरह, तो उनमें से सबसे अधिक प्रतापी राजा अगर यदि हम देखा जाए तो विक्रमादित्य को कहेंगे। वे न्यायप्रिय राजा थे और हमेशा प्रजा के हित में सोचते थे। न्यायप्रिय का अर्थ हुआ इनके दरबार में कोई भी व्यक्ति अगर न्याय के लिए जाता था तो ये बराबर न्याय करते थे, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होता था। अगर राज कर्मचारी भी किसी एक साधारण व्यक्ति से बदतमीजी कर ले और वो साधारण व्यक्ति अगर राजा के पास आकर के कंप्लेन कर दे तो उसके लिए भी उतना ही सजा था जितना आम व्यक्ति के लिए होता है। यही कारण है कि विक्रमादित्य को न्यायप्रिय राजा कहा जाता है। वे हमेशा प्रजा के हित में सोचा करते थे। आगे समझते हैं। विक्रमादित्य के काल में उज्जैन सहित भारत के एक बड़े भूभाग पर विदेशी शकों का शासन व्यवस्था था। उज्जैन के साथ साथ भारत के कई क्षेत्रों में
जैसे मथुरा हो गया, नासिक हो गया, इन सब क्षेत्रों में, तक्षशिला हो गया, इस सब क्षेत्रों में जो विदेशी शक थे उनका पूरा बोलबाला था। अब ये लोग अत्यंत क्रूर प्रवृत्ति के थे। ये शक लोग जो थे ये अत्यंत क्रूर प्रवृत्ति के लोग थे। ये प्रजा को हमेशा सताते रहते थे, हमेशा अपनी प्रजा को कष्ट दिया करते थे शक लोग। तो जब राजा विक्रमादित्य ने संपूर्ण भारत को शकों के अत्याचार वाले शासन से मुक्त करके अपना शासन स्थापित किया और जनता को भयमुक्त जीवन प्रदान किया, तो जब विक्रमादित्य सत्ता में आए तो उन्होंने ये जो शक का अत्याचारी शासन व्यवस्था भारत में था उनको समाप्त किया और यहाँ के जनता को भयमुक्त जीवन प्रदान किया। साथ ही साथ इस उपलक्ष्य में जनता के ऊपर जितना भी ऋण था, कर्ज था, सारे कर्ज को राजा द्वारा माफ कर दिया गया और ऐसा लग रहा था कि जीवन की शुरुआत एक नए ढंग से हो रही है। और इसी जीवन के शुरुआत को नए ढंग से हमेशा याद रखने के लिए, इसी चीज को तरोताजा रखने के लिए, इसी यादों को ताजा रखने के लिए राजा विक्रमादित्य एक संवत की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है विक्रम संवत, जिसको विक्रम पंचांग, हिंदू पंचांग या फिर हिंदी पंचांग कहा जाता है। ये विक्रम संवत का ही अलग अलग नाम है। तो इस प्रकार अपने भारत में विक्रम संवत की शुरुआत होती है। अब देखिए आगे क्या लिखा है कि विक्रम संवत की शुरुआत वर्तमान में चल रहे ग्रेगोरियन, यानी कि जो हम लोग अभी कैलेंडर का यूज करते हैं उस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसका चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो ग्रेगोरियन यानी अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष पहले ही हो चुका था। अगर हम विक्रम संवत की बात करें तो तभी जो है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसको आज हम लोग मानते हैं, जिसको हम लोग जनवरी फरवरी बोलते हैं, तभी ये शुरू भी नहीं हुआ था। इससे 57 साल पहले ही विक्रम संवत की शुरुआत हो चुकी थी। यदि हम अंग्रेजी कैलेंडर को देखें तो अभी वर्ष 2022 चल रहा है और अगर विक्रम संवत के अनुसार आते हैं तो विक्रम संवत के हिसाब से अभी इसमें 57 वर्ष जोड़ दीजिए तो कुल मिलाकर के हो जाएगा 2079। अभी विक्रम संवत के अनुसार 2079 चल रहा है। अब देखिए बात यह है कि विक्रम संवत और अंग्रेजी संवत में बहुत ज्यादा अंतर है। हमारा जितना भी पूजा पाठ होता है वो सारे के सारे, जितना भी शुभ अशुभ कार्य होते हैं, ये जितना भी पर्व त्योहार होता है वो सारा का सारा विक्रम संवत से ही लिया जाता है। उसी के द्वारा कैलेंडर में, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर में भी उसी के आधार पर अंकित किया जाता है। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि क्या खास बात है विक्रम संवत की। आइए समझते हैं। तो आइए समझते हैं। मन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि क्या विक्रम संवत से पहले भारत में कोई संवत नहीं था? ऐसा सवाल जरूर मन में उठता होगा। देखिए, विक्रम संवत से पहले भी भारत में संवत था। उन संवतों का नाम इस प्रकार है, जैसे देखिए यहाँ लिखा सप्तर्षि संवत, उसके बाद युधिष्ठिर संवत, कलियुग संवत। ये सारे संवत विक्रम संवत से पहले भारत में था। अगर यदि हम सप्तर्षि संवत की बात करें तो सप्तर्षि संवत की शुरुआत 3076 ईसा पूर्व में हुआ था। वहीं अगर यदि हम कलियुग संवत की बात करें तो कलियुग संवत की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। इसी के आसपास यानी 3102 ईसा पूर्व के आसपास युधिष्ठिर संवत की भी शुरुआत हुई थी। इन सब संवतों के बाद आया विक्रम संवत। इस सारे संवत, जितना भी संवत आप देख रहे हैं, चाहे वो सप्तर्षि संवत हो, चाहे वो युधिष्ठिर संवत हो या फिर कलियुग संवत हो, इस सारे संवतों का प्रथम माह चैत्र से शुरू होता है। लेकिन
और सब के बारे में, तिथि वगैरह के बारे में इसमें स्पष्टीकरण रूप से वर्णन नहीं था। लेकिन जब विक्रम संवत आया तो इसमें वो सारे विषयों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। इसीलिए विक्रम संवत उस समय का सबसे बढ़िया संवत था। अब समझते हैं विक्रम संवत की विशेषता। विक्रम संवत की विशेषता को समझने से पहले कुछ चीजों को हम लोगों को समझना होगा। आइए सबसे पहले उनको समझने का हम प्रयास करते हैं। विक्रम संवत को समझने से पहले हम लोगों को चंद्रमा के गति के बारे में समझना होगा। देखिए, जब हम आकाश में देखते हैं तो चंद्रमा हमेशा एक रूप में कभी भी दिखाई नहीं देता है। उन्हीं के आधार पर यह विक्रम संवत में तिथि, माह इस सब का गणना किया जाता है। तो पहले चंद्रमा के बारे में समझना होगा। देखिए, चंद्रमा कभी भी आसमान में आपको एक जैसा कई दिनों तक दिखाई नहीं देगा। इसी चीज को समझना है। जब चंद्रमा आपको धीरे धीरे बड़ा होता दिखाई दे, जैसे आज देखे इस रूप में, 2 दिन बाद देखे इस रूप में, धीरे धीरे बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा आता है कि चांद पूरा गोल हो जाता है। देखिए, यहां से चांद को 15 दिन का सफर तय करके तब यहां पहुंचना पड़ता है। कहने का मतलब हुआ कि जब ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहां से धीरे से थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा, इसको यहां तक पूरा गोल होने में 15 दिन का समय लगता है। 15 दिन, इसको यहां से यहां तक पूरा गोल होने में 15 दिन। और फिर ये जब पूरा गोल हो जाता है तो उसके बाद ये धीरे धीरे घटने लगता है और घटते घटते एक दिन ऐसा आता है कि चांद आसमान में गायब हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में भी 15 दिन, इसी 15 दिन को कहा जाता है पक्ष। 15 दिन को कहा जाता है पक्ष। ये हो गया एक पक्ष और इधर हो गया ये भी एक पक्ष, यानी एक पक्ष में 15 दिन होता है। अर्थात एक महीना के सफर में 2 पक्ष होता है। तो जब चंद्रमा की गति धीरे धीरे बढ़कर चांद जब पूरा गोल हो जाता है तो 15 दिन का समय लगता है। इस 15 दिन को कहते हैं एक पक्ष। और उसी प्रकार इधर जब यह पूरा खत्म हो जाता है आसमान में तो इसमें भी लगता है 15 दिन और इसको कहते हैं हम एक पक्ष। तो ये जिस दिन चंद्रमा पूरा गोल होता है उस तिथि को हम लोग कहते हैं पूर्णिमा। जिस दिन चांद आसमान में पूरा गोल दिखाई देता है उस दिन को हम लोग कहते हैं पूर्णिमा। और देखिए, जब ये 15 दिन का पक्ष ये इधर से इधर बह रहा है, इस 15 दिन के पक्ष को शुक्ल पक्ष बोलेंगे। इसको हम कहेंगे शुक्ल पक्ष। और इस 15 दिन के पक्ष को हम कहेंगे कृष्ण पक्ष। जिस प्रकार यहां से चांद धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता एक दिन पूरा गोल हो गया तो इसको हम पूर्णिमा कहेंगे, उसी प्रकार यहाँ पर अब चांद घटते घटते एक दिन आसमान में पूरा गायब हो जाएगा। इस तिथि को, जिस दिन आसमान में चांद पूरा गायब हो जाए उस तिथि को हम लोग अमावस्या कहते हैं। उम्मीद है यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। अब इस 15 दिन को विक्रम संवत में किस नाम से जाना जाता है जरा उसको समझते हैं।
यहाँ पर तो अगर यदि ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात की जाए तो इसमें तो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख ऐसे करते हुए 28, 29, 30, 31 यहाँ तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें होता क्या है कि एक दिन जो पहला होता है, जहां से हम काउंटिंग शुरू करते हैं, विक्रम संवत में काउंटिंग यहां से शुरू होता है शुक्ल पक्ष से। तो यहां पर क्या होगा, पहला दिन को कहेंगे प्रतिपदा। ध्यान दीजिए, पहला दिन को कहेंगे प्रतिपदा, दूसरा दिन को कहेंगे द्वितीया, तीसरा दिन को कहेंगे तृतीया, चौथा दिन को कहेंगे चतुर्थी, पांचवा दिन को कहेंगे पंचमी, छठा दिन को कहेंगे षष्ठी, सातवां दिन को कहेंगे सप्तमी, आठवां दिन को कहेंगे अष्टमी, नौवां दिन को कहेंगे नवमी, 10वां दिन को कहेंगे दसवीं, 11वां दिन को एकादशी, 12वां दिन को द्वादशी, 13वां दिन को त्रयोदशी, 14वां दिन को चतुर्थदशी और 15वां दिन को पूर्णिमा। यानी यहां से एक से लेकर के प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक का सफर 15 दिन का होता है। इस पक्ष को शुक्ल पक्ष और यहाँ पूर्णिमा से अमावस्या का 15 दिन का सफर ये कहलाता है कृष्ण पक्ष। जिस प्रकार हम यहाँ से प्रतिपदा से शुरू किए, उसी प्रकार कृष्ण पक्ष में भी प्रतिपदा से शुरू होगा। ये प्रतिपदा शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा कहलाएगा और ये प्रतिपदा कृष्ण पक्ष का प्रतिपदा कहलाएगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। अब इसका विशेषता को हम पढ़ते हैं, यहां से हमको अब सारा चीज समझ में आएगा। देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है विक्रम पंचांग के अनुसार वर्ष, जिसको हम साल कहते हैं, वर्ष या साल के 12 महीने या मास या माह होते हैं। यानी अगर हम विक्रम संवत की बात करें तो विक्रम संवत में 12, यदि हम विक्रम संवत की बात करें तो विक्रम संवत में एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। इसी महीना को मास भी कहा जाता है और माह भी कहा जाता है। देखिए अगर यदि हम ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करें तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में शुरू में मात्र 10 महीना था, मात्र 10 महीना। 10 महीने का ग्रेगोरियन कैलेंडर में एक साल होता था। वो विक्रम संवत को देखकर ही अपने कैलेंडर में वर्ष का 12 महीना घोषित किया, वर्ष का 12 महीना घोषित किया। अगर यदि हम सप्तर्षि कैलेंडर या कलयुग कैलेंडर इस सब का कैलेंडर का बात करें, इस सब संवत का बात करें तो उसमें महीना का कोई जिक्र ही नहीं था। इसी वजह से वो उतना प्रचलित नहीं हुआ जितना विक्रम संवत प्रचलित हुआ। अब अगला पॉइंट पर चर्चा करते हैं। किसी माह का अंतिम तिथि को पूर्णिमा तिथि कहते हैं। यानी कि यहां से जो शुरू हुआ इस माह का अंतिम तिथि पूर्णिमा तिथि कहलाएगा, अंतिम तिथि पूर्णिमा तिथि कहलाएगा। यहां से फिर अगला महीना चालू हो जाएगा। यानी कि यहां से 15 दिन और 15 दिन आगे का, तो ये 15 दिन और 15 दिन मिला करके एक महीना। ये जिस दिन पूर्णिमा होगा उस दिन वो महीना समाप्त, कहने का मतलब यही था। पूर्णिमा तिथि के बाद पहले दिन से किसी भी महीना का पहला दिन शुरू होता है। यानी पूर्णिमा तिथि के बाद जो भी प्रतिपदा आएगा वहां से पहला महीना का, अगला महीना का पहला दिन शुरू होता है। अगला पॉइंट कहता है किसी माह के अंतिम तिथि के पूर्णिमा तिथि को उसी महीना के पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। यानी अगर जिस महीना के अंत में पूर्णिमा आएगा उस पूर्णिमा को उसी के महीने के नाम से जाना जाता है। जैसे अभी ये सावन महीना चल रहा है तो सावन महीने का अंतिम दिन जो पूर्णिमा होगा उस पूर्णिमा को हम लोग कहते हैं सावन का पूर्णिमा। सावन का पूर्णिमा, सावन को श्रावण लिखा जाता है तो हम लोग गांव घर की भाषा में इसको सावन बोल देते हैं। तो सावन का पूर्णिमा, अब यहां से चूंकि सावन के अंतिम दिन का पूर्णिमा सावन का पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। विक्रम संवत में जितने भी पूर्णिमा है सब पूर्णिमा को भारत में कोई ना कोई विशेष पर्व मनाया जाता है। जैसे कि सावन के महीने में सावन का पूर्णिमा, उसी प्रकार माघ के महीने में माघी पूर्णिमा, और सब जितना भी पूर्णिमा है सब पूर्णिमा से कोई ना कोई त्योहार जुड़ा हुआ है। आइए आगे समझते हैं। प्रत्येक महीना में 2 पक्ष होता है,
शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, वो हम बता ही चुके हैं। प्रत्येक महीना में 2 पक्ष, इधर शुक्ल पक्ष और इधर कृष्ण पक्ष। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक पक्ष 15 दिन का होता है, प्रत्येक पक्ष 15 दिन का होता है। अगला है 15 दिन पूर्णिमा वाले तिथि को शुक्ल पक्ष, यानी 15 दिन पूर्णिमा वाले तिथि को, क्योंकि ये चांद धीरे धीरे बढ़कर रोशनी के तरफ जा रहा है, इसलिए ये पूर्णिमा वाला पक्ष हुआ और ये अमावस्या वाला पक्ष हुआ। तो बोलता है प्रत्येक पक्ष 15 दिन का होता है। 15 दिन पूर्णिमा वाले तिथि को शुक्ल पक्ष और 15 दिन अमावस्या वाले तिथि को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। ये आप समझ चुके हैं। आगे समझते हैं। जिस दिन चंद्रमा आकाश में पूरा दिखाई देता है उस तिथि को पूर्णिमा कहते हैं, यानी जिस दिन चांद पूरा गोल आसमान में दिखाई देगा उस तिथि को हम कहेंगे पूर्णिमा तिथि। अच्छा, जिस दिन चंद्रमा आकाश में बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, जिस दिन चंद्रमा आकाश में बिल्कुल दिखाई नहीं देता है उस तिथि को अमावस्या तिथि कहते हैं, यानी चांद जिस दिन आसमान से पूरा गायब हो जाएगा उसको हम लोग अमावस्या तिथि कहेंगे। अब आगे समझते हैं। आगे लिखा है जब चंद्रमा का आकार धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा की ओर अग्रसर होता है तो इस 15 दिन के समय को शुक्ल पक्ष कहते हैं। वही बात है, जब चंद्रमा का आकार धीरे धीरे घटते घटते अमावस्या की ओर जाता है तो इस 15 दिन के समय को कृष्ण पक्ष कहते हैं, यानी जब इधर से इधर जाता है तो इसको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। और ये हमारे सामने तिथि का ब्यौरा है, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी वगैरह वगैरह। तो उम्मीद है यहां तक आप अच्छे तरह से समझे होंगे। अब हम आगे चर्चा करेंगे विक्रम संवत के 12 महीना का नाम, और साथ ही साथ वो जो विक्रम संवत के अनुसार जो महीना आता है वो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार किस तरह मैच करेगा। आइए आगे समझते हैं। विक्रम संवत के अनुसार माह का नाम, इसी माह को मास कहा जाता है या फिर महीना कहा जाता है। विक्रम संवत के अनुसार यानी कि हिंदी पंचांग के अनुसार सबसे पहला महीना आता है चैत्र का। चैत्र जिसको गांव घर के भाषा में चैत कहा जाता है। अगर यदि हम अंग्रेजी का महीना से मैच करेंगे तो मार्च और अप्रैल का महीना होगा, यानी कि 15 मार्च के बाद और अप्रैल का आधा, ये दोनों के बीच का महीना। तो ये मार्च और अप्रैल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बैसाख दूसरा महीना होता है बैसाख, ये अप्रैल और मई के बीच का महीना है। तीसरा महीना होता है ज्येष्ठ, जिसको गांव घर की भाषा में जेठ कहा जाता है। अगला आते हैं आषाढ़। आषाढ़ जिसको गांव घर की भाषा में असार कहा जाता है, यहाँ ढ है और लोग र लगा देता है। अब आते हैं श्रावण। श्रावण यानी जिसको हम लोग सावन कहते हैं। अगर भाद्रपद की बात करें तो भाद्रपद को भादो कहा जाता है। आश्विन यानी कि कुंवार या फिर आसीन, गांव घर की भाषा में इसको आसीन कहा जाता है। ये सितंबर से अक्टूबर के बीच का महीना होता है। अगर कार्तिक की बात करें तो कार्तिक अक्टूबर से नवंबर के बीच में आता है। मार्गशीर्ष या फिर अगहन जो नवंबर से दिसंबर के बीच में आता है। अगर पौष जिसको हम लोग पूस कहते हैं इसकी बात करें तो ये दिसंबर और जनवरी के बीच में आता है। अगर माघ की बात करें तो जनवरी और फरवरी के बीच में आता है, यानी 15 जनवरी के बाद और 15 फरवरी के पहले। अगर फागुन का बात करें तो ये फरवरी और मार्च के बीच में आता है। तो ये है विक्रम संवत के अनुसार माह का नाम। अब थोड़ा हम लोग समझते हैं अंग्रेजी कैलेंडर को। अंग्रेजी कैलेंडर को ही ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है। देखिए तो कैसे हुई अंग्रेजी कैलेंडर की शुरुआत, इसके विषय में हम लोग जानते हैं। वैसे तो ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है इसकी शुरुआत रोम से हुई थी। इसी वजह से रोम के देवी देवताओं के ही आधार पर इसका जो महीना का नाम है ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये वहीं के देवी देवताओं पर आधारित है। तो अंग्रेजी कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है और इसका संबंध
ईसा मसीह के जन्म से है। ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व और बाद के समय को ईस्वी कहा जाता है। ईसा पूर्व और ईस्वी से रिलेटेड अपने चैनल पर एक वीडियो भी डाला हुआ है, आप चाहें तो वहां से देख के समझ सकते हैं। अगला समझते हैं, ये कैलेंडर समझने में बहुत आसान है, यानी कि ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है इसको समझना बिल्कुल आसान है, इसको कोई भी आसानी से समझ सकता है और इसे कोई भी बना सकता है, यानी इस कैलेंडर को कोई भी बना सकता है, इसमें कोई झोल नहीं है। इस कारण यह भारत में बहुत जल्दी प्रचलित हो गया। ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है इसको समझना बहुत आसान है, इसको बनाना बहुत आसान है, इसी वजह से यह भारत में बहुत जल्दी प्रचलन में आ गया। 2022 साल पहले अंग्रेजी कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। उस समय विक्रम संवत का 57वां साल चल रहा था। ग्रेगोरियन कैलेंडर में समय समय पर कई बदलाव हुए। ग्रेगोरियन कैलेंडर में समय समय पर कई बदलाव हुए। जब इस कैलेंडर की शुरुआत हुई थी तब इसमें एक साल में सिर्फ 10 महीने होते थे। जब ये कैलेंडर का शुरुआत हुआ था, ग्रेगोरियन कैलेंडर का शुरुआत हुआ था, तो इसमें मात्र 10 महीना का एक साल होता था। बाद में ये कैलेंडर में 12 महीना का एक साल हुआ। अब आगे समझते हैं। ऐसा माना जाता है कि साल 1582 तक आते आते ये अंग्रेजी कैलेंडर लगभग सारी कमियों को दूर कर चुका था, यानी कि 1582 आते आते इस कैलेंडर का सब कमी दूर हो गया, यानी 1582 के बाद इस कैलेंडर में कोई भी संशोधन नहीं हुआ है। अब देखिए, इसको जारी करने वाला अंतिम जो था वो अंतिम आदमी 13वें पॉप था। 13वें पॉप ग्रेगोरी था, जो कि 1582 में इसको फाइनल कर दिया कि हाँ अब यही कैलेंडर चलेगा। इसी के नाम पर इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। अब जरा सा समझते हैं कि विक्रम संवत और ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या अंतर है। तो पहली बात यह है कि ये जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसको समझना बहुत आसान था और विक्रम संवत को थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि बिना ज्ञान का इसको समझ पाना संभव नहीं था। लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर को समझना बहुत आसान था। लेकिन ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का भी तो विकास विक्रम संवत से ही हुआ, क्योंकि पहले तो इसमें 10 ही महीना होते थे। ये जो 12 महीना किया ये विक्रम संवत को ही देखकर किया। अगर यदि ये इंग्लिश वाला कैलेंडर का हम बात करें तो इसका दिन, अगर सप्ताह का पहला दिन का बात करें तो ये जो है कि सोमवार से शुरू होता है, जबकि अगर विक्रम संवत की बात करें तो ये शुरू होता है रविवार से। अब इसमें एक साथ 28 या 29 या 30 या 31 दिन का एक महीना होता है, जबकि विक्रम संवत में पक्ष में बटा हुआ है। 15-15 दिन का पक्ष, यानी 2 पक्ष का एक महीना होता है। तो ये था कुछ अंतर विक्रम संवत और ग्रेगोरियन कैलेंडर के बीच। इसके शेष बचे हुए भाग पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, अपना राय कमेंट में दें। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और संभव हो सके तो शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।